अपडेट हमारे साथ शेयर करने के लिए। चलिए अब बढ़ेंगे शो में आगे और कॉर्पोरेट रडार में अब बात करते हैं देश की भरोसेमंद रियल एस्टेट कंपनियों में से एक पूर्वांकरा लिमिटेड 6,300 करोड़ रुपए का मार्केट कैप वाली कंपनी है। रियल एस्टेट डेवलपमेंट और सेल्स का काम करती है। बेंगलोर में हेडक्वार्टर्स है और हैदराबाद, चेन्नई, मुंबई, पुणे जैसे तमाम मेट्रो शहरों में इनके कामकाज हैं, प्रोजेक्ट्स हैं। बात करते हैं Q4 में प्री सेल्स और औसत प्राइस रियलाइजेशन की। तो क्या कहते हैं आंकड़े और ग्रोथ को लेकर क्या है कंपनी का आउटलुक, इन पर तमाम मुद्दों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद है पूर्वांकरा के CEO अभिषेक कपूर। गुड आफ्टरनून सर, शो में स्वागत है आपका। मैं एक बार दर्शकों को प्री सेल्स के आंकड़े आपके बता देता हूं कि Q4 में जो प्री सेल्स है इसमें पिछले साल के मुकाबले 34% की गिरावट देखने को मिली है। जो कलेक्शंस है 946 करोड़ है और औसत जो प्राइस रियलाइजेशन है इसमें 9% की बढ़त देखने को मिली है। और जो एवरेज प्राइस रियलाइजेशन की हम बात करें ये 9,031 रुपए प्रति स्क्वायर फीट के आसपास है। और लॉन्च के लिए अगर आप देखें तो काफी बड़ा एरिया है आपके पास। सभी पर विस्तार से चर्चा करेंगे, लेकिन पहला सवाल सर मेरा ये होगा कि जो सेल्स की गिरावट यहाँ पर आपको देखने को मिली है Q4 में प्री सेल्स 34% की है गिरावट, क्या कारण है इसके पीछे? आशीष, शो पे इनवाइट करने के लिए शुक्रिया। देखिए, अगर आप साल का परफॉर्मेंस देखें तो करीब 5,000 करोड़ का प्री सेल्स नंबर रहा है। इस साल जो हमारा गैप रहा है वो न्यू लॉन्चेस को लेकर रहा है। अगर आप देखें सस्टेनेंस में, अगर हमारा सेल देखें तो करीब करीब 22% अप है। जो गैप रहा है वो लार्जली न्यू लॉन्चेस से रहा है, क्योंकि जो प्रोसीजरल डिलेज हुए हैं अप्रूवल्स में, उसकी वजह से ये लॉन्चेस डेफर हुए हैं, जो कि हम अगले 2 क्वार्टर में एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि करीब करीब 6 मिलियन स्क्वायर फुट हम मार्केट में लॉन्च कर पाएंगे। जहां तक लास्ट क्वार्टर का सवाल है, बेसिकली जो डिले है लॉन्च का, उसकी वजह से नंबर कम है। लेकिन अगर आप उसको थोड़ा सा डिटेल में देखें तो सस्टेनेंस सेल में काफी इंक्रीमेंटल सेल्स हुआ है। 22% से इंक्रीज हुआ है सेल। ओवरऑल ईयर में 4,200 करोड़ से ज्यादा का सेल अगर आप देखें 5,000 करोड़ में, तो वो सस्टेनेंस से है। और साथ में आपने सही कहा, करीब करीब 10% का प्राइस अप्रिसिएशन है। तो ब्रांड की जो रिकग्निशन है वो अच्छी रही है। रिकग्निशन का फायदा यहाँ पर ब्रांड को देखने को मिला। लेकिन सर एक और बात ये है कि फिलहाल के लिए अगर आप देखें तो जो आपकी इन्वेंट्री इसमें कैसे प्राइसिंग ट्रेंड देखने को मिले बिक्री के लिहाज से? जी देखिए, आप इन्वेंट्री तो जो करंट इन्वेंट्री है वो करेंटली 9 से 12,000 के बीच की इन्वेंट्री है। कुछ एक्सेप्शंस हैं मुंबई में, लेकिन जो नए लॉन्चेस होंगे उसमें आप देखेंगे कि मुंबई का और वेस्टर्न रीजन का कंट्रीब्यूशन करीब करीब 3 मिलियन स्क्वायर फुट रहेगा अगले साल। टोटल करीब 13 मिलियन स्क्वायर फुट का लॉन्च का प्लान है। तो 3 मिलियन से ज्यादा का अगर मुंबई में कंट्रीब्यूशन आता है तो फिर उससे एवरेज रियलाइजेशन जो है वो हमारा ज्यादा रहेगा। जहां तक ओवरऑल प्राइस अप्रिसिएशन का सवाल है, देखिए मुझे लगता है इंडस्ट्री एक एवरेज प्राइस रियलाइजेशन 8-9% की इंक्रीमेंटल प्राइस रियलाइजेशन रहेगी, इन्फ्लेशन प्लस 2 और 3%, और उसी रेंज में रहेगा। जहां तक न्यू लॉन्चेस का सवाल है वहां आपको प्राइस अप्रिसिएशन ज्यादा दिखेगा, क्योंकि वो जैसे जैसे प्रोजेक्ट बनता है वहां अप्रिसिएशन ज्यादा मिलता है। प्रोजेक्ट्स में प्राइस रियलाइजेशन बेहतर तरीके से आपको देखने को मिल सकता है। सर एक बड़ा डेवलपमेंट हुआ अक्रॉस इकोनॉमी, जो आरबीआई की तरफ से रेट कट आया, ये रियल एस्टेट कंपनीज के लिए बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंट हो जाता है। कैसे देख रहे हैं इसको और क्या अभी तक कुछ ग्राउंड रिपोर्ट्स पे असर देखने को मिला है यहाँ पर? देखिए, एक बहुत पॉजिटिव सिग्नल है एंड यूजर्स और बायर के लिए, क्योंकि हम जितना भी काम करते हैं उसमें 95% एंड यूजर हैं, हमारे जो परचेजर हैं। और उनके लिए जो वो लोन लेते हैं उनके लिए एक तो ईएमआई का रिडक्शन होता है, दूसरा कई बार समय का एक्सटेंशन मिलता है पेमेंट करने के लिए। तो उससे फायदा तो डेफिनेटली होता है। मुझे लगता है आगे भी जो ये इंटरेस्ट रेट कम किया जाएगा जो कि एक्सपेक्टेड है, मुझे लगता है उसको एक एडवांटेज रियल एस्टेट को डेफिनेटली मिलेगा। तो ये एक बहुत पॉजिटिव सिग्नल है सेक्टर के लिए। और जहां तक पूर्वांकरा का सवाल है, देखिए हमारा जितना भी बिजनेस है उसमें से करीब करीब 80% जो बिजनेस है वो हमारा सब 2 करोड़ कैटेगरी में है, जिसमें मेजॉरिटी ना मिडिल इनकम बायर है। तो वो मिडिल इनकम बायर 90% लोन लेते हैं और उनके लिए एक बहुत ही बड़ी एडवांटेज होती है। प्लस और दूसरी चीज एक पॉजिटिव रही है जो कि टैक्स ब्रेक मिला बजट के दौरान, जो एडवांटेज होती है। प्लस और दूसरी चीज एक पॉजिटिव रही है जो कि टैक्स ब्रेक मिला बजट के दौरान, जो एंड यूजर्स को वो टैक्स ब्रेक भी हेल्प करेगा इक्विटी कंट्रीब्यूशन के लिए जब बायर खरीदते हैं घर। तो मुझे लगता है ओवरऑल ये काफी पॉजिटिव सिग्नल्स हैं सेक्टर के लिए, और हम लोग काफी ऑप्टिमिस्टिक हैं इसको लेकर के अगले साल के लिए।
सर, शो की शुरुआत में आपने बताया था कि कुछ आपके प्रोजेक्ट जो हैं वो डिफर हुए थे। शायद मेरा अनुमान अगर सही है तो 6 प्रोजेक्ट्स के आसपास जो है ये डिले हुए थे पिछले साल। कितना क्वांटम है इसका और ये कब तक अब पूरे हो जाएंगे? जी देखिए, हमारा फॉर्च्यूनेटली सेक्टर ऐसा है जिसमें हमारी डिमांड पेरिशेबल नहीं होती है और वैल्यू थोड़ा अगर डिफर भी होती है तो कुछ एडवांटेज प्राइसिंग का मिल ही जाता है। तो उस तरह से तो एडवांटेज है, लेकिन जहाँ तक डेफरमेंट का सवाल है, ये करीब-करीब 8 मिलियन स्क्वायर फुट का जो डेफरमेंट हुआ है, वो हम अगले साल में कैच अप कर लेंगे और टोटल जो हमारा लॉन्च पाइपलाइन है अगले साल के लिए, वो करीब-करीब 13 मिलियन स्क्वायर फुट का है। जिससे मुझे लगता है कि पिछले साल का जो डेफरमेंट है और जो सेल्स का हमारा परफॉर्मेंस है, वो काफ़ी अच्छा दिखेगा अगले साल कंपैरेटिवली, क्योंकि ये सारे प्रोजेक्ट हम लॉन्च के लिए लेके आ पाएँगे अक्रॉस पूरे जहाँ पे हम सारे मार्केट्स में जहाँ हम प्रेजेंट हैं। लेकिन क्या कारण रहा ये प्रोजेक्ट्स के डिले होने के लिए? देखिए, ये तो जनरली गवर्नमेंट अप्रूवल्स की वजह से डिले हुआ है, प्रोसीजरल है। देखिए, पिछले साल क्या रहा कि इलेक्शंस के बाद पॉलिसी में चेंजेस हुए और उस दौरान में कई महीनों तक जो फाइल्स क्लियर नहीं हुई, वो भी बंच अप हो गई। तो एक गवर्नमेंट की भी एक कैपेसिटी होती है कि कितनी फाइल एक टाइम पे वो क्लियर कर सकते हैं। तो जो बैकलॉग है, वो अब क्लियर होना शुरू हो गया है। तो हमें लग रहा है कि अगले 6, 8, 9 महीने में ये सारा बैकलॉग क्लियर हो जाएगा और सभी लोग का जिनका इंडस्ट्री लेवल पे प्रॉब्लम है और चैलेंज रहा है लास्ट ईयर में, वो काफ़ी हद तक सॉल्व होगा और ये लॉन्चेस मार्केट में आएँगे। क्योंकि आज आप देखें तो इन्वेंटरी भी कम है और चॉइस भी कम है कस्टमर्स के पास। तो मुझे लगता है कि ये एक एडवांटेज रहेगा कस्टमर्स के लिए भी और ये लॉन्चेस जैसे-जैसे अप्रूवल क्योंकि अब जितनी भी पॉलिसी चेंजेस थी, वो सारे स्टेबलाइज़ हो चुके हैं। तो मुझे लग रहा है कि ये सारे लॉन्चेस अब आएँगे अगले 6 से 9 महीने। तो बड़े लॉन्चेस की तैयारी सर, पिछला जो बैकलॉग है वो भी क्लियर होगा। तो क्या समझ सकते हैं FY26 के लिए क्या जीडीवी की गाइडेंस होगी? और खासतौर पर मुंबई के मार्केट का आपने जिक्र किया है, तो मुंबई में किस प्रकार की जीडीवी आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं? ये देखिए, टोटल अगर आप देखें 13 मिलियन स्क्वायर फुट का लॉन्च पाइपलाइन है, जिसमें से 3 मिलियन स्क्वायर फुट मुंबई में है। और जहाँ तक मुंबई का सवाल है, आप समझिए एवरेज जीडीवी ये सारे प्रोजेक्ट की काफ़ी हाई है। करीब-करीब आप समझिए 15 से 20 हज़ार रुपए स्क्वायर फुट की एवरेज जीडीवी होगी। तो ये लार्ज क्वांटम है और जहाँ तक बाकी के 9 मिलियन स्क्वायर फुट का सवाल है, वो करीब 5,500 6,000 से लेकर के करीब-करीब 12,000 स्क्वायर फुट तक का एवरेज रियलाइजेशन रहेगा। तो ओवरऑल जीडीवी जो मुझे लगता है ओपन करेंगे हम फॉर सेल करीब-करीब 9,000 करोड़ का होगा टोटल 13 मिलियन स्क्वायर फुट में और उससे एक मोमेंटम मिलेगा हमको सस्टेनेंस जो हमारा चल रहा है प्रोजेक्ट प्लस ये न्यू लॉन्चेस के साथ प्री सेल में अच्छी बढ़ावत होनी चाहिए और जहाँ तक कलेक्शन का सवाल है, इसका एक काफ़ी डिस्टिंक्ट एडवांटेज हमको मिलेगा क्योंकि कलेक्शन सेकंड हाफ में ये लॉन्चेस के चलते अच्छा रहेगा और स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस हालाँकि लास्ट ईयर भी हमने 9% इंक्रीमेंटल कलेक्शन किया करीब-करीब 4,000 करोड़ का, लेकिन उससे फर्दर हम बेटर कर पाएँगे अगले साल में। राइट, बेहतर हो सकता है यहाँ से प्रदर्शन। लेकिन सर, ज्योग्राफिकल स्प्लिट में अगर आप देखूं तो अभी भी साउथ में आपका कंसंट्रेशन काफ़ी ज़्यादा है। अगर आप 9 मंथ FY25 का ज्योग्राफिकल स्प्लिट देखें तो बैंगलोर से 60%, चेन्नई में 16%, कोची में 9% और मुंबई या पुणे में अभी भी कंसंट्रेशन कम है 11%। मैं ये समझना चाहूंगा कि अगला आपका फोकस एरिया सबसे ज़्यादा कहाँ पर देखने को मिलेगा? कौन सी ऐसी ज्योग्राफी है, सिटी है जहाँ पर आप बेहतर ग्रोथ एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं? देखिए, अगर रिलेटिव टर्म्स में देखें तो करंट परफॉर्मेंस के हिसाब से आपको मैक्सिमम जो ग्रोथ दिखेगा वो डेफिनेटली वेस्ट रीजन में दिखेगा, मुंबई में दिखेगा। क्योंकि पिछले साल में हमने काफ़ी एक्विजिशंस किए हैं, करीब 4 प्रोजेक्ट लॉन्च हो जाएँगे जो नए एक्विजिशन हैं। और जहाँ तक फोकस का सवाल है, देखिए हमारा एक बैलेंस्ड अप्रोच है। हमारे जितने दूसरी सिटीज़ हैं, बैंगलोर है, चेन्नई है कोयम्बटूर है, कोची है, इन सभी लोकेशंस में हम लॉन्चेस करेंगे और मुंबई में भी करेंगे। लेकिन जो आपको रिलेटिव ग्रोथ ज़्यादा वेस्टर्न रीजन में दिखाई देगी, लेकिन हमारी कोशिश और गोल ये है ऑर्गेनाइजेशन का कि हम ज़्यादा से ज़्यादा मार्केट शेयर ले पाएँ, जिन मार्केट्स में हम प्रेज़ेंट हैं क्योंकि एक ये कंसोलिडेशन मोड है, जिसमें बड़े ब्रांड्स, स्ट्रॉन्ग ब्रांड्स अच्छा परफ़ॉर्म कर रहे हैं और कंसोलिडेट कर पा रहे हैं। और इसी चीज़ को ध्यान रखते हुए हमने लास्ट ईयर जितना एक्विजिशन किया, करीब-करीब 1,300 करोड़ का हमने डिप्लॉयमेंट किया है, जिसमें 13 मिलियन स्क्वायर फुट का हमने लैंड लॉकिंग किया है, जिसमें आप समझिए करीब-करीब 500 करोड़ वेस्टर्न रीजन में था और करीब-करीब 800 करोड़
हमने सदर्न रीजन में लगाया है। तो इससे ये एक आपको अनुमान लगेगा कि आगे की जो ग्रोथ है वो दोनों ही मार्केट में आएगी। हाँ, हालांकि जो सदर्न मार्केट है उसमें जो हमारा बेस है वो काफी बड़ा है, लेकिन मार्केट शेयर भी बढ़ेगा। मार्केट शेयर भी बढ़ता हुआ यहाँ पर नजर आएगा बेस के साथ। लेकिन सर एक चीज समझना चाहेंगे कि इंडस्ट्री का ट्रेंड अभी फिलहाल क्या कह रहा है, ग्रोथ कहाँ पर देखने को मिली है, प्रीमियम प्रोजेक्ट्स में या अफोर्डेबल हाउसिंग में? देखिए, अगर आप अफोर्डेबल हाउसिंग में तो जनरली आप देखें सारा पब्लिश डेटा बता रहा है कि ग्रोथ कम है। और उसका एक रीजन है क्योंकि आज की डेट में उसमें फिजिबिलिटी और वायबिलिटी का चैलेंज है, जीएसटी को लेकर के और कॉस्ट ऑफ ट्रांजैक्शन को लेकर के। तो मुझे लगता है मिड सेगमेंट और मास सेगमेंट जो कि 70 लाख से लेके 2 करोड़ है, वो सबसे बड़ा सेगमेंट है मार्केट का। और उसमें हमारा प्रेजेंस मैक्सिमम है, करीब करीब 80% कॉन्ट्रीब्यूशन हम उस मार्केट से लाते हैं, उस सेगमेंट से लाते हैं। और बाकी का जो 20% है वो अबव 2 करोड़ कैटेगरी है। उसमें देखिए, वो मार्केट साइज रिलेटिवली छोटा है। हालांकि वैल्यू ज्यादा होती है, लेकिन साइज और स्क्वायर फुटेज और जो लोग हैं उस प्रोडक्ट को अफोर्ड करने वाले वो कम होते हैं। लेकिन जो मैक्सिमम ग्रोथ नजर आएगी वो डेफिनेटली 70 लाख टू 2 करोड़ कैटेगरी में नजर आएगी हमारे लिए। तो जो मास सेगमेंट है ग्रोथ यहाँ पर सबसे ज्यादा देखने को मिल सकते हैं। तो सर ये जो प्रीमियम सेगमेंट का आपने जिक्र किया जहां पर 20% के आपके कॉन्ट्रीब्यूशन हैं, ये फिलहाल कौन सी सिटीज में ज्यादा है? ये बैंगलोर और मुंबई में डेफिनेटली सबसे ज्यादा है एट दिस पॉइंट इन टाइम। इसमें हम होपफुली कोची ऐड करेंगे अगले साल। और चेन्नई में है हमारा कुछ प्रोडक्ट जो कि अबव 2 करोड़ कैटेगरी है। लेकिन जो हमारा थॉट प्रोसेस है और ये अप्रोच है वो यही है कि हम सभी मार्केट्स में 80% जो इन्वेंट्री लाएं वो इसी कैटेगरी में सब 2 करोड़ की कैटेगरी में लाएं। तो यहाँ पर ग्रोथ देखने को मिल सकती है। सर कलेक्शंस के रिगार्डिंग मैं जानना चाहूंगा, FY25 में कस्टमर कलेक्शंस तकरीबन पिछले साल के मुकाबले 9% ज्यादा रहे। लॉन्चेस के बारे में आपने बताया, इन्वेंट्री भी क्लियर हो रही है, तो कितनी सस्टेनेबल है ये कलेक्शंस? ये देखिए, डेफिनेटली ग्रोथ होगी कलेक्शंस में अगले साल में। मेजर ग्रोथ आपको सेकेंड हाफ में नजर आएगी। अगले साल में और एक चीज हो रही है जिसमें हम करीब करीब 3.9 मिलियन स्क्वायर फुट का ओसी ला रहे हैं अगले 2 क्वार्टर में। सो अगले 2 से 3 क्वार्टर में वो कंप्लीशन होके हैंडओवर होंगे, जिसका रेवेन्यू रिकग्निशन होगा और उसका भी कलेक्शन होगा। तो कलेक्शन का मोमेंटम और तेजी पकड़ेगा मुझे लगता है सेकेंड हाफ ऑफ द ईयर में, जैसे जैसे ये लॉन्चेस मार्केट में आएंगे। के साथ कलेक्शंस की रफ्तार भी यहाँ से बढ़ती हुई नजर आएगी। सर कनेक्टेड रहिए, एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, ब्रेक के बाद कुछ और सवाल जवाब रहेंगे, बने रहे हमारे साथ। चलिए ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बात कर रहे हैं हम पूर्वांकरा के मैनेजमेंट से और ग्रोथ पर चर्चा हो रही है। सर सवाल मेरा ये होगा, अगर आप देखें आपके कौन से प्राइमरी प्रोजेक्ट्स हैं, क्या पाइपलाइन है इनकी और कब तक ये पूरे हो जाएंगे? कि अगर आप ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स में देखें, जैसे मैंने कहा बैंगलोर, गोवा और ये तो मार्केट में मेजॉरिटी डिलीवरी है इनफैक्ट इस साल। और जहां तक न्यू लॉन्चेस का सवाल है, जनरली जो हमारे नए लॉन्चेस होते हैं उनको करीब 3 से 5 साल लगता है डिलीवरी में, डिपेंडिंग कि किस साइज का प्रोजेक्ट है और कितनी हाइट है, कितने फ्लोर्स हैं। और ये साल में जो हम लॉन्चेस करेंगे, जो कि 13 मिलियन स्क्वायर फुट की हमारी बात हुई, उसमें करीब करीब 9 मिलियन स्क्वायर फुट हम इस साल में खोलेंगे। और उनका कंप्लीशन टाइमलाइन बिटवीन 3 इयर्स और 5 साल के बीच में रहेगा। यहाँ पर आपको अच्छी ग्रोथ देखने को मिल सकती है। तो काफी सारे सेगमेंट ऐसे हैं जहां पर हम देख रहे हैं कि अच्छी ग्रोथ है, और खासतौर पर अगर आप देखें तो जो मास सेगमेंट है, जैसे कि सर ने बताया कि यहाँ पर ग्रोथ है और कंपनी की पकड़ भी काफी बढ़िया है। 80% के आसपास का यहाँ पर कंट्रीब्यूशन देखने को मिल रहा है। सर एक चीज खास ये भी है कि अगर आप देखें तो जो अफोर्डेबल हाउसिंग की आपने बात बताई है, तो क्या ब्याज दरें सस्ती होने से कुछ थोड़ा सा इम्पैक्ट यहाँ पर ग्रोथ पर आ सकता है? जी, मुझे लगता है कि अफोर्डेबल हाउसिंग का चैलेंज एक अलग है। उसमें एक कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी इंटरवेंशन की जरूरत है। अफोर्डेबल हाउसिंग को जैसे मैं डिफाइन करता हूँ, वो करीब करीब आप समझे 70 लाख के नीचे का कैटेगरी है। 70 लाख से लेकर के 2 करोड़ की कैटेगरी में फिर भी कुछ हद तक एक मार्जिन है, जिसमें डेवलपर्स कुछ मार्केट्स में जहाँ पे वायबिलिटी है, लैंड का कॉस्ट रिलेटिवली चीपर है, वहां पे लेके आ रहे हैं। लेकिन अगर आप 70 लाख रुपए तक का प्रोडक्ट देखें तो उसमें काफी चैलेंजेस हैं। उसमें जीएसटी का इशू है, ट्रांजैक्शन कॉस्ट का इशू है, लैंड कॉस्ट का इशू है, ओवरहेड्स और कंस्ट्रक्शन कॉस्ट के चैलेंजेस हैं। तो मुझे लगता है कि उसके लिए एक सेपरेट पॉलिसी होनी चाहिए गवर्नमेंट से, जिससे कि कोई फायदा अफोर्डेबल हाउसिंग में हो सके।
राइट, तो अफोर्डेबल हाउसिंग में थोड़े चैलेंजेस हैं, रेगुलेटरी, तो वो एड्रेस हो जाएंगे तो ग्रोथ यहाँ पर देखने को मिल सकती है। शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए और विस्तार से रियल एस्टेट मार्केट का पूरा सेटअप हमें समझाने के लिए। चलिए लौटते हैं